Today's topic of lecture is relationship of neuropsychology with other branches of psychology, part 2. कल हमने बात करी थी relationship of neuropsychology with clinical psychology and biological psychology. तो आज हम फर्दर उसी में जो है वो cognitive psychology का relationship देखेंगे न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ. आई होप जो कल करवाया गया था वो आप सबको समझ आ गया होगा. तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच पर चलते हैं हम. एंड नेक्स्ट है क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हम बात करेंगे आज कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ. सो जब भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइकोलॉजी को एक साथ मिलाकर स्टडीज करी जाती हैं या रिसर्च किया जाता है तो एक न्यू फील्ड जो है वो हमारे सामने आता है जिसको कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी कहा जाता है. सो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी that aims to understand how the structure and function of the brain relates to specific psychological प्रोसेसेस. तो आप सबको पता है कि जब भी हम कॉग्निटिव या कॉग्निशन की बात करते हैं तो या संज्ञान की बात करते हैं उसका मतलब है हमारी हायर मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड चीजें. जितनी भी प्रोसेसेस हमारी हायर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उन सबको कॉग्निशन कहा जाता है. तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मेन फोकस हमारे मस्तिष्क की कुछ विशेष साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की संरचना और उसके प्रकारों या कार्यों को समझने के लिए करते हैं. Cognitive psychology is the science that looks at how mental processes are responsible for our cognitive abilities to store and produce new memories, produce language, recognize people and objects, as well as our ability to reason and problem solve. So cognitive हाँ बोलो बच्चे. पिछला रिपीट करना. जो लास्ट है कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी ये. यस यस. तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी या संज्ञानात्मक न्यूरोसाइकोलॉजी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें मेनली जो है वो हमारे मस्तिष्क की कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं यानी कि उसकी मस्तिष्क की विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की संरचना और कार्यों को समझने पर किया जाता है मेन फोकस. उसको कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी या संज्ञानात्मक न्यूरो मनोविज्ञान कहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मेनली हमारी मानसिक प्रक्रियाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं वो और वो मानसिक प्रक्रियाएं कैसे हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को स्टोर करने के लिए या नई मेमोरीज बनाने के लिए, हमारी भाषा को प्रोड्यूस करने के लिए या भाषा को बनाने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए और दूसरी चीजों को पहचानने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं वो मानसिक प्रक्रियाएं, उनका अध्ययन करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी. इसके अलावा अलग अलग तरह की तर्कणा देने के लिए या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी. सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम. Cognitive neuropsychology places a particular emphasis on studying the cognitive effects of brain injury or neurological illness with a view to inferring models of normal cognitive functioning. Cognitive neuropsychology का मेन फोकस जो है वो हमारे ब्रेन में हुई इंजरीज
और किसी भी तरह की जो न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, किसी भी तरह का जो है हमारे मस्तिष्क से संबंधित विकार अगर हमें हो गया है, तो उसका हमारे संज्ञान पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज को अध्ययन करना होता है। इसका मेन जो काम है कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का, वो ठीक है। और हमारी जो सामान्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही हैं हमारे मस्तिष्क में किसी तरह की इंजरी होने से, या हमें मस्तिष्क से संबंधित या तंत्रिका से संबंधित विकार होने से किस तरीके से हमारी सामान्य कोग्निटिव फंक्शनिंग या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इफेक्ट हो रही हैं, उस चीज को भी हम स्टडी करते हैं कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। Evidence is based on case studies of individual brain damage patients who show deficit in brain areas and from patients who exhibit double dissociations. Double dissociation involve two patient and two tasks. तो जनरली जो कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडीज करी गई या जो केस स्टडीज देखी गई, वो ज्यादातर जो है किसी एक व्यक्ति से संबंधित केस स्टडीज ली गई, और उन केस स्टडीज में जो है जनरली ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया या चूज किया गया जिन लोगों में या जिन पेशेंट्स में किसी ना किसी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ था, और उस ब्रेन डैमेज की वजह से, वो ब्रेन डैमेज उनके ब्रेन के किसी भी एरिया या पार्ट में हो सकता है, और उस ब्रेन डैमेज की वजह से उन पेशेंट्स में डबल डिसोसिएशन देखने को मिला। तो जनरली जो डबल डिसोसिएशन की स्टडीज हैं, डबल डिसोसिएशन की स्टडीज में जनरली दो पेशेंट को दो तरह के टास्क में कंपेयर किया जाता है। यानी डबल डिसोसिएशन के जितने अध्ययन रहेंगे उनमें दो पेशेंट होंगे, और उन दोनों पेशेंट को दो अलग अलग तरह के टास्क पर स्टडी किया जाएगा। यानी दोनों दो होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। पेशेंट या आपका सब्जेक्ट जो है वो भी दो होने चाहिए, और उनको एक सिंगल टास्क पे कंपेयर ना करके दो अलग अलग टास्क पे कंपेयर करना है, तो उसको हम डबल डिसोसिएशन स्टडी कहेंगे। तो जनरली जो उन्होंने डबल डिसोसिएशन स्टडीज करी, उनमें उन्होंने ये देखा कि एक पेशेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर इम्पेयर्ड है, यानी एक पर्टिकुलर टास्क को वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे किसी टास्क पर वो सामान्य परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी नॉर्मल परफॉर्मेंस है उसकी। वहीं दूसरे पेशेंट को उन्होंने देखा कि पहला पेशेंट जिसमें इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस दे रहा था, या पहला पेशेंट जिस टास्क में अच्छा नहीं कर पा रहा था, दूसरा जो पेशेंट है वो उस पहले टास्क में नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहा था। वहीं फर्स्ट पेशेंट जिसमें नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहा था, दूसरा पेशेंट जो है उस दूसरे सेकंड टास्क में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, यानी उसकी परफॉर्मेंस सेकंड टास्क पर इम्पेयर्ड थी। तो यहाँ पर इन स्टडीज से जो कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, उनको ये पता लगा कि हमारे बिहेवियर में, या कोई भी पर्सन जब भी कोई टास्क करता है, तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारे ब्रेन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो जिम्मेदार होता है उसके लिए। यानी ब्रेन का एक कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर डैमेज होगा, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को करने में ही दिक्कत आएगी उस पर्सन को, किसी दूसरे टास्क को वो आसानी से या नॉर्मल वे में कर लेगा। For example, patient A would be poor at reading, printing words while still being normal at understanding spoken words, while the patient B would be normal at understanding written word and be poor at understanding spoken words. इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है इसी चीज का जो ऊपर हमने बात करी थी, कि पेशेंट A है, मान लो, उसको जो है वो प्रिंट करे हुए शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बोले गए शब्दों को वो आसानी से समझ लेता है। ठीक है। वहीं दूसरा जो पेशेंट है उसमें अपोजिट है, कि वो जो है बोले गए शब्दों को तो आसानी से समझ लेता है, वो प्रिंट किए हुए वर्ड्स को तो आसानी से समझ लेता है, लेकिन बोले हुए शब्दों को उसको समझने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि जब भी किसी स्पोकन वर्ड्स को हम समझते हैं, उसके लिए हमारे ब्रेन का डिफरेंट एरिया काम करता है। वहीं अगर हम
प्रिंटेड वर्ड्स को देख रहे हैं, उसको पढ़ के समझ रहे हैं, तो वहां पर हमारे ब्रेन का अलग एरिया काम करता है, क्योंकि वहां आपका जो विजुअल एबिलिटी है वो भी काम कर रही है। वही स्पोकन वर्ड्स में जो है आपकी विजुअल एबिलिटी काम ना करके ओनली आपकी हियरिंग एबिलिटी काम कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट्स कैन इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ देयर इज अ सिंगल कॉग्निटिव मॉड्यूल फॉर वर्ड कॉम्प्रिहेंशन. From studies like these, researchers infer that different areas of the brain are highly specialized. तो जो साइंटिस्ट थे या कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी स्टडी में यही अध्ययन किया या यही पाया कि एक पर्टिकुलर संज्ञानात्मक कार्य के लिए, फॉर एग्जांपल वर्ड कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करते हैं कि शब्दों को समझने की बात करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया काम करता है, और उस स्पेसिफिक एरिया में डैमेज होगा तब ही हमारी वर्ड कॉम्प्रिहेंशन या शब्दों को समझने की जो योग्यता है वो इफेक्ट होगी। या अगर कोई व्यक्ति है, वो मान लो शब्दों को बोल अच्छे से पा रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डैमेज हुआ है, यानी कि वर्निक एरिया जो है वो डैमेज हुआ है उसका। अगर वो बोल ठीक से पा रहा है, इट मीन्स उसका ब्रो का एरिया नॉर्मल है, लेकिन वर्निक एरिया में कुछ ना कुछ डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है। Cognitive neuropsychology can be distinguished from cognitive neuroscience, which is also interested in brain damaged patients but is particularly focused on uncovering the neural mechanisms underlying cognitive processes. तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी है वो कोग्निटिव न्यूरोसाइंस से थोड़ा सा अलग है। अलग किस तरीके से है कि जो कोग्निटिव न्यूरोसाइंस है वो ओनली हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं या कोग्निटिव प्रोसेसेस की न्यूरल मैकेनिज्म को स्टडी करता है, और जो कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी है वो इन न्यूरल मैकेनिज्म को स्टडी करने के साथ साथ इन न्यूरल मैकेनिज्म का इफेक्ट हमारे बिहेवियर पर या हमारे संज्ञान पर किस तरीके से हो रहा है, हमारे बिहेवियर और कॉग्निशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है इन न्यूरल मैकेनिज्म का, उसको भी स्टडी करता है कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। With improved neuroimaging techniques, it has been possible to correlate patterns of impairment with the knowledge of exactly which part of the nervous system are damaged, allowing previously discovered functional relationships to be explored. तो कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी में जैसे जैसे स्टडीज हुई, जैसे जैसे रिसर्च हुए, जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुई, वैसे ही नई नई न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारे सामने आई मेडिकल साइंस में। और इन न्यूरो इमेजिंग टेक्निक की हेल्प से हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह की इम्पेयरमेंट हुई है या किस तरह के घाव हैं या लीजन है या किस तरह का डैमेज हुआ है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जो कि बिल्कुल हम स्टार्टिंग की बात करें उस टाइम पर मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव नहीं थी, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक भी इतना ज्यादा नहीं थी। पहले सिर्फ जो है ओनली लीजन मेथड का यूज किया जाता था, यानी कि जो भी लोग होते थे उनकी ऑटोप्सी करके उनके ब्रेन की या उनके ब्रेन में घाव करके या स्प्लिट मेथड का यूज करके सिर्फ देखा जाता था कि किस तरह से ब्रेन में जो है एबनॉर्मेलिटी है, कैसे उन लोगों का ब्रेन अलग है जिन लोगों में एबनॉर्मल बिहेवियर है सामान्य लोगों से। Contemporary cognitive neuropsychology uses many of the same techniques and technologies from the wider science of neuropsychology and fields such as cognitive neuroscience. जो cognitive neuropsychology है प्रेजेंट टाइम में वो सेम वही सारी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स को यूज करती है जो कि कोग्निटिव न्यूरोसाइंस अपनी स्टडीज में या अपने फील्ड में यूज करती है। उन सब टेक्निक्स को उन सब न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स को न्यूरोसाइकोलॉजी भी कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी भी फाइंडिंग्स के लिए यूज करती है। मैम हाँ बोलो बच्चे।
मैम मोन को अलाउ कर दो, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, जब दिखेगा तो अलाउ कर दूंगी। ठीक है मैम, पर उसका कनेक्ट नहीं हो रहा, वो बोल रही थी। These may include neuroimaging, electrophysiology, and neuropsychological tests to measure either brain function or psychological performance. तो इनमें जो है जनरली कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी में जो टेक्निक यूज करी जाती हैं ब्रेन में डैमेज को की फाइंडिंग्स को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, वो जनरली यूज करते हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेक्निक और न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन सब का यूज किया जाता है ब्रेन के फंक्शन और मानसिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या उनको टेस्ट करने के लिए। यूजफुल टेक्नोलॉजी इन कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी इंक्लूड्स पेट स्कैन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई इसको कहा जाता है। तो कुछ एक एग्जांपल है यहाँ न्यूरो इमेजिंग टेक्निक के। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आपका पेट स्कैन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अलावा सीटी स्कैन भी होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। और these techniques make it possible to identify the areas of the brain responsible for performing certain cognitive tasks by measuring blood flow in the brain. तो ये सारी जो टेक्निक बताई है अभी मैंने, सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है या फिर पेट स्कैन है, ये सारी जो टेक्निक है वो हमारे ब्रेन में किसी भी तरह के हुए डैमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा ब्रेन में ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए और उस ब्लड फ्लो का हमारे कोग्निटिव टास्क पे या संज्ञानात्मक कार्यों पर क्या असर हो रहा है, उन चीजों को मेजर करने के लिए इन न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। PET scans sense the low level radiation in the brain and produce 3D images, whereas an fMRI works on a magnetic signal or is used to map the brain. अब यहाँ डिफरेंस बताया है इन्होंने, तो सीटी स्कैन का भी मैं बता देती हूँ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सीटी स्कैन, पेट स्कैन और आपका एमआरआई में जो डिफरेंस है, सीटी स्कैन में जनरली जो है वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरेज का यूज किया जाता है बॉडी के अंदर की इमेजेस लेने के लिए, ठीक है। वहीं अगर एमआरआई की हम बात करते हैं तो एमआरआई में एक्सरेज की जगह पर क्या किया जाता है, बहुत ही आवाज बहुत कट के आ रही है। एक्सरेज के अलावा एमआरआई में हाई लेवल की मैग्नेट्स का यूज किया जाता है और उन मैग्नेटिक सिग्नल की सहायता से हमारे ब्रेन का या अदर बॉडी पार्ट्स का एक मैप तैयार किया जाता है। अगर हम इसी तरीके से पेट स्कैन या पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें जो है वो क्या किया जाता है कि एक रेडियो एक्टिव ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है पर्सन की बॉडी में, और जैसे जैसे वो जो रेडियो एक्टिव ड्रग है वो हमारे ब्लड के साथ फ्लो करती हुई हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है, वैसे वैसे इमेज जो है वो कंप्यूटर पे दिखाई देती रहती है हमें। तो पेट स्कैन का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि ये ओनली हमारे बॉडी पार्ट्स, चाहे वो ब्रेन हो या अदर बॉडी पार्ट हो, उसके स्ट्रक्चर की इमेज देने के साथ साथ हमारे ब्रेन या अदर बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को भी बहुत अच्छे से स्टडी करता है पेट स्कैन, तो इसीलिए इसको और ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। मैम ये फर्स्ट पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। कौन सा? ये ऊपर वाला, these techniques. These techniques make it possible to identify the areas of the brain responsible for performing certain cognitive tasks by measuring blood flow in the brain. तो यहाँ ये न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स की ही बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है हमारी, वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में हुए डैमेज को इजीली स्टडी कर पाती है। इसके अलावा
हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर या ब्रेन में किस तरह का डैमेज हुआ है उसको स्टडी करने के अलावा हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को भी मेजर करती हैं, और यानी एक तरीके से ब्रेन की फंक्शनिंग को मेजर करती हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ। और ब्रेन में फंक्शनिंग की वजह से हमारे कोग्निटिव टास्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को भी स्टडी करती हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स। फाइन, यस मैम। ओके। देन हम बात करते हैं ईईजी की, जिसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भी कहा जाता है इसको। It records the brain's electrical activity and can identify changes that occur over milliseconds. EEG is often used in patients with epilepsy to detect seizure activity. तो जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईईजी कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरीके से हमारे ब्रेन में, कैसे हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, विद्युतीय फॉर्म में होती है वो। तो हमारे ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज को ईईजी रिकॉर्ड करता है, और उन ईईजी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमारे ब्रेन में मिली सेकेंड में भी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे वेव्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं। ठीक है, वेव्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें दिखाई देती है, और मिली सेकेंड में क्या डिफरेंस आ रहा है उन वेव्स में या उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, वो हमें उन वेव्स के जरिए पता लग जाता है। ज्यादातर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या ईईजी का यूज जो है वो जनरली जितने भी जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं या न्यूरोलॉजी के पेशेंट होते हैं उन सब के डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है या मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी में सीजर यानी दौरे, जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं जिन लोगों को, उनमें दौरों की एक्टिविटी क्या है, माइल्ड लेवल के सीजर हैं या फिर जो है हायर लेवल के सीजर हैं, ब्रेन एक्टिविटी किस तरीके की चल रही है एपिलेप्सी के पेशेंट में, ये सब देखने के लिए ईईजी का यूज किया जाता है। The principles of cognitive neuropsychology have recently been applied to mental illness with a view to understanding, for example, what the study of delusions may tell us about the function of normal belief. This relatively young field is known as cognitive neuropsychiatry. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि cognitive neuropsychology जो है वो आजकल डिफरेंट ब्रांचेस के साथ में मिलाकर यूज की जाने लगी है। फॉर एग्जांपल आजकल जो है न्यूरोसाइकेट्री के फील्ड में भी कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज काफी ज्यादा होने लग गया है। जनरली जो न्यूरोसाइकेट्री है उसमें जिन पेशेंट को मेंटल इलनेस होती है किसी भी तरह की, या ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं या इलनेस होती है ब्रेन से रिलेटेड, उन पेशेंट्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी में साइकेट्री के पेशेंट्स की मेंटल इलनेस को समझने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर किसी पेशेंट, कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है मान लो, और उसको डेल्यूजन हो रहे हैं, तो उसका जो डेल्यूजन है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसमें किस तरीके से क्या इफेक्ट कर रहा है उसका डेल्यूजन उसके ब्रेन पर, इन सब चीजों को न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और साइकेट्री में कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी को मिलाकर जब काम किया जाता है तो उस नए फील्ड को जो है आजकल कोग्निटिव न्यूरोसाइकेट्री नाम दिया जाने लगा है, कि यहाँ पर मेंटल इलनेस का किसी भी पर्सन के कोग्निशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसको भी साथ में स्टडी किया जाता है। थैंक यू।